CH6 आदित्य का दूसरा रूप। किंजल और नमन को पहली टक्कर। अगले ही पल रूबी गाड़ी से उतरकर आदित्य के पास आई और जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड रखते हुए बोली, अगर तुमने इसको न यूज किया तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद नहीं करते, और अगर तुम चाहो तो बाद में मुझे पैसे वापस कर सकते हो। कहते हुए रूबी वापस गाड़ी में बैठी और चलो गई। आदित्य पत्थर बनकर खड़ा उसकी गाड़ी को जाते देखता रहा। उसको समझ नहीं आया रूबी को इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा, आदित्य उसको पसंद नहीं करता। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जो इसको पसंद न करे, पर ऐसा कौन होगा जो उसकी पसंद बने। आदित्य को बिजली सा झटका लगा। रूबी का सीना आंखों के सामने आने लगा और ढेरों अरमान उसके अंदर जागने लगे। पर सब बातों से ध्यान हटाकर उसने अपने फ्लैट के मेन दूर पर पासवर्ड एंटर करके अनलॉक किया और अंदर चला गया। रात का समय। रूबी एक डिनर ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। इस डिनर में वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हो रहे थे। सिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन तो यहां सिर्फ कॉफी सर्व कर सकते थे। रूबी का बहुत खोए से अंदाज में बैठी बाहर की ओर देख रही थी। मिस्ट्रेस, क्या आप सच में उस लूजर पर फिदा हो? रूबी की सेक्रेटरी ने पूछा। रूबी ने कुछ देर सोचा और बोली, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव और केयरिंग है, लेकिन वो इस उम्र में भी अभी तक सिर्फ हारा हुआ है। क्या तुलना करेगा वो वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन की जो हरदम आकर्षक कपड़ों में रहते हैं। सेक्रेटरी को रूबी के जवाब से बहुत हताशा हुई थी, इसलिए वह आदित्य को टॉप है हैंडसम बिजनेसमैन की लुक में इमेजिन तक नहीं कर पा रही थी। वो जैसा भी होगा, कैसा भी दिखे, जब मेरा हाथ मांगने के लिए आगे बढ़ेगा तब सब उसकी चमक के आगे फीके पड़ जाएंगे। रूबी ने खोई सी आवाज में चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। सेक्रेटरी का मुंह खुला ही रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था उसके नौकरों की पैरों के जूते जैसा इंसान उसकी मालकिन के दिल में जगह बना लेगा। उसने इससे आगे मुंह बंद रखना ही सही समझा। रूबी को उसकी इंटेंशन क्लियर हुई। अब भले ही रूबी की इन लोगों के सामने कोई जवाबदारी नहीं बनती, पर फिर भी इन लोगों की नौकरी और फ्यूचर रूबी के सही गलत डिसीजन से इफेक्ट होगा, इसलिए वह किसी को भी इनसिक्योर फील नहीं करवाना चाहती थी। रूबी ने सवाल किया, अगर आप ऑनेस्ट हो आपके पति के लिए, फिर भी वो आपके साथ धोखा करे, आपको जलील करे, आपकी सैलरी पर भी उसी का कब्जा हो, तो आप क्या करोगी? सेक्रेटरी ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, पर उसको भी तबाह कर दूंगी। ओके, कहते हुए रूबी खिलखिलाकर हंसी और आगे बोली, मेरा आदित्य भी यही सब झेल रहा था, इसीलिए हारा हुआ इंसान है, पर अब वह सही डिसीजन ही लेगा। रूबी के मुंह से मेरा आदित्य सुनकर सेक्रेटरी को बहुत ही नीच सा एहसास हुआ। अच्छा यह बताओ, हमारे साथ कनेक्टेड होने वालों की लिस्ट में खुराना इंटरप्राइजेज का नाम है क्या? थोड़ा सोचने के बाद सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मिस्ट्रेस वो अभी वेटिंग लिस्ट में है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं कि इस पर एट टाइम डिसीजन लिया जा सके, पर इतनी खराब भी नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा सके। किक हिम आउट फ्रॉम लिस्ट, रूबी ने बोरियत से कहा। सेक्रेटरी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोली, ओके मिस्ट्रेस, उनको हमारी ओर से इन्विटेशन भेजो। रूबी ने बात पूरी की। सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आया रूबी ऐसा क्यों कर रही है, पर इस बारे पूछना उसकी लिमिट में नहीं था। ओके मिस्ट्रेस, कहते हुए उसने एक गहरी सांस छोड़ी। रूबी के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। आदित्य के रूम में रात के करीब 11 बज रहे थे। अब आदित्य ने अपने फ्लैट की साफ सफाई कर ली थी और खुद भी फ्रेश होकर सोफे पर बैठा था। उसको अपने अंदर एक अनजानी सी एनर्जी का एहसास हो रहा था। आदित्य ने समय को बर्बाद नहीं किया और तुरंत पलथी मारकर बैठ गया। घुटनों पर हाथ रखकर उसने आंखें बंद की और डीप ब्रीथिंग करने लगा। आदित्य की आंखें बंद थी। उसके आसपास एकदम अंधेरा छा गया। फिर एक रूहानी सफेद रोशनी उसके सिर पर पड़ी जो धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगी। जैसे जैसे रोशनी उसके शरीर में समाहित होते जा रही थी, अंधेरा छटता जा रहा था। 1 घंटे बाद अंधेरा पूरी तरह से रोशनी में बदल गया। आदित्य ने आंखें खोली और नजरें घुमाकर इधर उधर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर आदित्य को अपने अंदर बिजली दौड़ने का एहसास हुआ। ऐसा ही मुझे तब फील हुआ था जब मैंने रूम में से किंजल की आवाज सुनी थी। आदित्य सोफे से उठते हुए बोला। उसको याद आया तब भी उसने गुस्से में एक किक से ही दरवाजा तोड़ दिया था। लेकिन अगर मेरे पास एनर्जी थी तो मैं उस नमन से मुकाबला क्यों नहीं कर पाया था? तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, तुमने ऊर्जा का एक ही बार में उपयोग कर लिया था, उसको अपने अंदर समाहित नहीं किया था। आदित्य इधर उधर देखने लगा क्योंकि यह आवाज उसके पिताजी की थी। पिताजी, क्या आप यहीं हैं? आदित्य इधर उधर देखते हुए बोला। इस बार कोई जवाब नहीं मिला। आप मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलेंगे, उससे पहले नहीं। कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य समझ गया पिताजी ने उसको बोला था अपने आप को पहचानो। मतलब मेरे अंदर एनर्जी पहले से ही मौजूद रहती थी, मैंने उसको शरीर में समाहित करने का कभी नहीं सोचा था, इसलिए हर बार थकावट महसूस करता था। पिताजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया, वह चहकते हुए बोला। अब मैं पुराना आदित्य नहीं हूं। दुनिया को एक ऐसा आदित्य दिखेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो।
वह दीवार पर टिकटिकी लगाकर एविल स्माइल के साथ बोला। आदित्य ने अपना पर्स चेक किया, उसमें से 2 कार्ड निकाले। एक तो रूबी ने दिया था, दूसरा क्रेडिट कार्ड उसको उसके बॉस ने बोनस के रूप में रिवार्ड दिया था जिसमें 40,000 थे। अगर उस शाम किंजल का चेहरा उसके सामने नहीं आता तो वह यह कार्ड भी हंसी खुशी किंजल के हवाले करने वाला था। किंजल का चेहरा याद आते ही उसको मतली जैसा फील हुआ। उसने दोनों कार्ड संभाल लिए और सोने चला गया। अगले दिन आदित्य ने लोकल शोरूम से अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपने फ्लैट की तरफ पैदल ही चल पड़ा। थोड़ा आगे चलकर एक मर्सिडीज ने उसका रास्ता रोक लिया। उसमें से किंजल और नमन बाहर निकले। यू चीप, अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? किंजल ने गाड़ी से बाहर उतरते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। डाइवोर्स होने के बाद भी मुझसे चिपक कर रहना चाहते हो? किंजल के चेहरे से आदित्य के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। खुद को इतनी भी इंपोर्टेंस मत दो, आदित्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इंपोर्टेंस? तुम सुबह सुबह मेरा रास्ता रोक रहे हो और मुझे इंपोर्टेंस का पाठ पढ़ाओगे? किंजल ने खुद पर बहुत घमंड के साथ कहा। स्टूपिड, किंजल इज नाउ माई वाइफ। उसको जरा सा भी परेशान करने की हिम्मत की तो हड्डियां तोड़ दूंगा। नमन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उससे बलवान कोई नहीं हो सकता। इस बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम ही रखो इसको अपने पास। तुमने अभी क्या कहा? बकवास किसको कहा तुमने? आदित्य के मुंह से खुद को बकवास सुनकर किंजल को तो जैसे आग लग गई हो। नमन ने तुरंत आगे बढ़कर आदित्य का रास्ता रोक लिया और उसका कॉलर पकड़कर सख्त चेहरा दिखाते हुए बोला, यह तुमने अपने लिए मौत की मांग की है। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मेरी वाइफ से माफी मांगो वरना यहीं धूप में तुम्हारी लाश सड़ेगी यहां। आदित्य ने नमन का हाथ अपने कॉलर से हटाया और मुठिया भींच ली। बिल्कुल ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। CH7 किंजल के सामने नमन की पिटाई। आदित्य की बातें सुनकर नमन एक बार तो दंग रह गया। जो उससे बुरी तरह पिट कर गया था वो उसको धमका रहा है। फिर वह जोर से हंसने लगा। स्वीट हार्ट, क्या तुमने सुना कि इस बेवकूफ ने क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे यानी कि नमन खुराना को एक मौका देना चाहता है। हा हा हा। नमन इतनी जोर से हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। किंजल के लिए भी यह बहुत फनी बात थी, वह भी मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाई। आदित्य, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, क्या किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मार दी? भूल गए कि तुम्हें कैसे पीटा गया था? कितनी बदसूरत शक्ल लेकर गए थे तुम? आदित्य ने कुछ नहीं बताया। उसने नमन को घूरते हुए दोहराया, नमन खुराना, मैं तुम्हें सिर्फ यही एक मौका दूंगा। नमन ने अपना कान खुजलाया और कहा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। मैं गो एंड स्लिप इन योर डर्टी मदर्स लैप। आदित्य ने बोलना भी पूरा नहीं किया था कि नमन ने ऐसा कहते हुए उस पर जोरदार मुक्का मारा। हालांकि नमन की मुट्ठी आदित्य को छू भी नहीं पाई थी कि उसके पेट पर पड़े आदित्य के एक जोरदार पंच ने उसे दूर कर दिया, जिससे वह लगभग हवा उड़ गया। उसका शरीर दीवार से जोर से टकराया। किंजल ने थूक गटका। वह मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी कि यह सच में हुआ था। आदित्य, एक हारा हुआ आदमी जिसके पास मुर्गे को बांधने की ताकत नहीं है, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तुम गधे, मौत की तलाश में हो। नमन ने जमीन से उठने की कोशिश की और फिर से आदित्य की ओर दौड़ा। आदित्य के चेहरे पर ठंडक थी और उसने तुरंत नमन के पेट में लात मारी। उस लात के साथ नमन दोबारा नहीं उठ सका। नमन ने मुंह भरकर खून थूका और उसके पेट में तेज दर्द ने उसके चेहरे पर दर्द की लकीरों को उजागर कर दिया। आदित्य ने अपने हाथों को देखा। ऐसा लगता है कि यह सब सच है। पिताजी ने सही कहा था, मुझे बस खुद को पहचानने की जरूरत थी। आदित्य बहुत खुश था। जब नमन जमीन पर लेटा था तो उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो सका। आदित्य ऐसे कचरे के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने नमन को घूरते हुए कहा, मुझे फिर से परेशान मत करना। इन शब्दों के साथ आदित्य बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुड़ा और चला गया। आदित्य के जाने से पहले ही किंजल अचानक अपने होश में आई। वह भागकर नमन की मदद करने के लिए गई और उसने रोना सा होकर पूछा, बेबी, क्या तुम ठीक हो? नमन का चेहरा बेहद डर्टी लग रहा था। उसने अपने दांत भींचे और क्रूरता से बोला, मैं उसे तोड़ फोड़ दूंगा। आई स्वेयर, मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। आदित्य ने अपने हाथ में पकड़े कपड़ों के बैग को देखा। मैं एक बार में सिर्फ एक कदम ही उठा सकता हूं। कुछ ही दिनों में शायद इनका भी साइज छोटा पड़ जाएगा। खुद पर मुस्कुराते हुए उसने धीरे से आह भरी। उसी समय आदित्य का फोन बज उठा। जब उसने फोन उठाया, कॉल करने वाली असल में किंजल थी। आदित्य की आंखों में घृणा की चमक थी। उसने फोन उठाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? किंजल ने दूसरी तरफ से गुस्से का बॉम्ब फोड़ा, आदित्य, तुम में वाकई हिम्मत है? मेरे नमन को मारने की हिम्मत भी? मैं तुम्हें बता दूं, अभी भी समय है। तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम तुरंत आकर नमन से माफी मांग लो, वरना। आदित्य उसकी बकवास सुनना नहीं चाहता था।
इसलिए उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ किंजल दंग रह गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, मेरे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमने वाला कुत्ता, इस कमीने ने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। किंजल ने अपने दांत पीस लिए और फिर से फोन किया। तुम क्या कहना चाहती हो? आदित्य ने अधीरता से पूछा। किंजल ने अपने दांत पीस लिए और कहा, नमन ने पहले ही टाइगर्स ग्रुप के लीडर को ढूंढ लिया है, बस रुको, वह तुम्हें निश्चित रूप से जमीन पर मसल कर रख देगा। इतना कहने के बाद किंजल ने पहले फोन काट दिया। आदित्य का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। टाइगर्स ग्रुप का लीडर विक्रम भाटिया, जिसको बिग टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, सालों से वह रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलीभगत करके खूब पैसा कमा रहा था। अक्सर उसको रिकवरी एजेंट का काम सौंपा जाता है। उसका मनी रिकवरी का स्टाइल सबसे खतरनाक था। अब उसके पास गुंडों का एक बड़ा समूह भी था। बिजनेसमैन कोई भी हो, बड़ा या छोटा, कोई भी विक्रम भाटिया को नाराज नहीं कर सकता था। आदित्य ने धीरे से आह भरी और बड़बड़ाया, मेरी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। अगर शुरू से ही मैंने एनर्जी को समाहित किया होता तो मुझे विक्रम भाटिया से डरने की जरूरत नहीं होती। ऐसा कहने के बाद आदित्य के पास एक एक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोफे पर बैठकर अपनी एनर्जी को बॉडी में समाहित करना शुरू किया। दूसरी ओर रूबी आराम से बैठी कॉफी के सिप के रही थी। उसकी सेक्रेटरी पास ही बैठी फाइल्स चेक कर रही थी। मिस, हमारा डिनर 3 दिनों में होगा। यह उन लोगों की गेस्ट लिस्ट है जो मैंने तैयार की है, प्लीज चेक। रूबी ने लिस्ट ले ली। इस लिस्ट में सभी बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। एक और नाम ऐड करो, रूबी ने अचानक कहा। सेक्रेटरी ने संकोच से पूछा, मिस, जिस व्यक्ति को आप जोड़ना चाहती हैं वह है आदित्य कपूर। रूबी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह नाम सुनकर सेक्रेटरी का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। मिस, वह बिजनेसमैन नहीं है, सेक्रेटरी ने निम्रता से कहा। रूबी को परवाह नहीं थी। अगर मैं कहती हूं कि वह है तो वह है। मैं न केवल आदित्य को पार्टिसिपेट करवाना चाहती हूं, बल्कि मैं यह भी चाहती हूं कि हर कोई उसे जाने। मैं चाहती हूं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जाने कि आदित्य कपूर मेरा है, रूबी वालिया का। CH8 बिग टाइगर विक्रम भाटिया और आदित्य। आदित्य कपूर, रूबी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह नाम सुनकर सेक्रेटरी का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। मिस, वह बिजनेसमैन नहीं है, सेक्रेटरी ने निम्रता से कहा। रूबी को परवाह नहीं थी। अगर मैं कहती हूं कि वह है तो वह है। मैं न केवल आदित्य को पार्टिसिपेट करवाना चाहती हूं, बल्कि मैं यह भी चाहती हूं कि हर कोई उसे जाने। मैं चाहती हूं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जाने कि आदित्य कपूर मेरा है, रूबी वालिया का। रूबी का आदित्य के लिए रूबी की फीलिंग देखकर उसकी सेक्रेटरी दंग रह गई, क्योंकि अभी तक रूबी की जो भी फीलिंग है वो एक तरफा है। उसने अभी तक आदित्य के सामने इसका इजहार नहीं किया और आदित्य के दिल में क्या है यह कोई नहीं जानता। पर अगर आदित्य भी रूबी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो तो भी उसे खुद को बहुत मजबूत साबित करना होगा। पर जिस कदर रूबी का कॉन्फिडेंस है उसको दुनिया के सामने अपना कहने का, तो जाहिर सी बात है रूबी बहुत ही नजदीक वाले फ्यूचर में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। पर इतनी जल्दी आदित्य अपना स्टेटस या शो करेगा? यह सब करके रूबी की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी। वह आदित्य को रिच लोगों की सिटी में सुर्खियों में लाना चाहती थी। साथ ही किंजल आहूजा को यह बताना चाहती थी कि आदित्य कोई बेकार का आदमी नहीं है, बल्कि उसने तो एक डायमंड जैसे इंसान को खो दिया। बेशक अगर आदित्य किंजल के दबाव को नहीं झेल पाता या किंजल की सच्चाई को देखते हुए भी चुप रहता तो रूबी निश्चित रूप से उसे छोड़ देती। शाम को आदित्य कुछ किचन का सामान लेकर आया। जैसे ही वह कॉलोनी में पहुंचा तो अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी रूबी को देखकर हैरान रह गया। उसने एक रेड कलर की सलवार कमीज पहनी हुई थी जो उसको आधे कपड़ों वाली रईस लड़कियों से अलग और यूनिक लुक दे रही थी। उसके लंबे बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे, जिससे कोई भी व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था उसे एक और नजर डालने से रोक नहीं पा रहा था। यह देखकर आदित्य को अजीब सी घबराहट हुई। वह जल्दी से भागकर उसके पास गया। मिस रूबी, आप यहां क्या कर रही हैं? आदित्य ने पूछा। रूबी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बेशक, मैं आपसे मिलने आई हूं। इससे आदित्य को कुछ हद तक खुशी महसूस हुई। उसने अपना सिर खुजलाया। उसको समझ नहीं आया कि बातचीत को कैसे जारी रखा जाए। आपके हाथ में क्या है? इस समय रूबी ने उसके हाथ में सामान देखकर पूछा। यह तो किचन की खरीदारी है, आदित्य ने जवाब दिया। इतना कम क्यों लग रहा है यह सामान? आदित्य ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। अब मैं अकेला ही तो हूं, ज्यादा सामान का क्या करना। रूबी मुस्कुरा दी। आदित्य कुछ सोचते हुए हिचकिचाते हुए बोला, अगर और रुकना है यहां तो क्या आप अंदर चलना चाहोगी? आदित्य बहुत ही फॉर्मल वे में बात करते हुए बोला, क्योंकि वह रूबी पर पड़ रही लोगों की नजर से जलन महसूस कर रहा था। यस कहते हुए रूबी ने दरवाजा अनलॉक करने के लिए साइड दे दी। पासवर्ड एंटर करते हुए
अगर आपको फिर कभी आना हो तो यह पासवर्ड एंटर कर लेना पिताजी। रूबी को यह सुनकर बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं हुआ, जैसे कि वो पहले ही आदित्य की लाइफ में उसके पिताजी की अहमियत को जानती हो। आदित्य के फ्लैट की छोटी सी लॉबी, जिसको उसने अच्छे से अरेंज किया हुआ था, वहां पर दोनों सोफे पर बैठ गए। आपने बीएचएमएस की है ना? रूबी ने बातचीत शुरू की। रूबी के मुंह से खुद के लिए बार बार आप शब्द सुनकर आदित्य को काफी अजीब लगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट की बिल्कुल आदत नहीं थी। जी मैंने की है, पर आप मेरा नाम ले सकती हैं मिस रूबी। रूबी ने उसकी बात को इग्नोर किया और आगे बोली, आपके सर्टिफिकेट अमीर बाप के बेटों की वजह से यूनिवर्सिटी में ही है ना? आदित्य को याद आया वह यूनिवर्सिटी में टॉप किया करता था। उसके साथ कितने अमीर परिवार के लड़के भी थे जो स्टडी में उससे बहुत पीछे थे। उन सब ने मिलकर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी पर इतना दबदबा बना लिया था कि आदित्य की स्टडी पूरी होने के बाद भी उसका सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह बस एक होम्योपैथी में एक हेल्पर के जैसे काम कर रहा था। जी मिस, मेरा सर्टिफिकेट दबोचा हुआ है, पर अब जल्दी ही मेरा सर्टिफिकेट हासिल कर लूंगा, मुझे कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। रूबी अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, तभी आदित्य के मोबाइल में नोटिफिकेशन की रिंग बजी। मुझे आपका सर्टिफिकेट मिल गया है, मैंने आपको ईमेल कर दिया है, चेक करो, कहते हुए रूबी ने मोबाइल साइड रख दिया। आदित्य शॉक्ड रह गया। वह बिना पलकें झपकाए रूबी को देखने लगा। रूबी उसकी आंखों के आगे हाथ वेव करते हुए बोली, कहां खो गए, चेक करो। आदित्य ने नजरें झुका ली और एक गहरी सांस ली। चेक क्या करना, आपने कहा है तो जरूर आपको मिल गया होगा। पर मिस रूबी, आप इतना सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? रूबी बात को घुमाते हुए, अब तो आपके पास सब कुछ है, सर्टिफिकेट भी 10 करोड़ भी, तो अब ज्यादा समय मत लगाना, अपने लिए बेस्ट से भी बेस्ट करो। नहीं मिस रूबी, मैं 10 करोड़ नहीं रखूंगा अपने पास, पहले ही आपका एहसानमंद हूं और कर्जा नहीं ले सकता। शट अप, जब आप अमीर बन जाओगे तो वापस कर देना मेरे पैसे। अब तो यूज कर सकते हो ना? रूबी ने माहौल को हल्का किया। आदित्य की आंखों में नमी तैर गई। अगर मैं अमीर नहीं बना तो? मुझे आप पर पूरा यकीन है। कुछ ही समय में हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपको जानेगा, हर तरफ सिर्फ आपका जिक्र होगा। रूबी ने बहुत ही खोए से अंदाज में कहा कि आदित्य के आंसू लुढ़क गए। अब तक सबने यकीन कर लिया था और आदित्य को भी यकीन करवा दिया गया था कि आदित्य कपूर बस एक हारा हुआ इंसान है, वह हेल्पर और नौकर से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। क्या मैं आपके आंसुओं को वजह बन रही हूं? रूबी के इस सवाल ने आदित्य को कचोट कर रख दिया। वह आंखें पोंछते हुए बोला, नहीं मिस रूबी, कभी भी नहीं, आप तो एक उम्मीद हो, एक रोशनी, जिसके आगमन से ही अंधेरा छट जाता है। आदित्य के मुंह से यह सुनकर रूबी खुशी से गदगद हो उठी। तभी इनको कुछ लोगों के भारे भारे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों उठकर खड़े हो गए। अपने भारी भरकम शरीर को आगे को धकेलते हुए गुंडों की टोली दाखिल हुई। सबके हाथों में लाठियां और हॉकी पकड़ी हुई थी। आदित्य समझ गया किंजल इन्हीं लोगों के नाम से धमका रही थी। आदित्य जानता था उसके पास इतनी ताकत नहीं कि एक साथ इतने लोगों का सामना कर सके, इसलिए उसको रूबी की चिंता होने लगी। मिस रूबी, आप तुरंत यहां से चली जाएं प्लीज। क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? रूबी आराम से जैसे के तैसे बैठी हुई बोली। वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, प्लीज गो। मैं तो एक लड़की हूं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। आदित्य ने कसकर आंखें बंद कर ली। फिर अगले ही पल वह गुंडों के गैंग और रूबी के बीच ऐसे खड़ा हो गया कि रूबी पूरी तरह उसके पीछे छुप गई। आदित्य की इस हरकत से रूबी को गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसको आदित्य पर और भी प्यार आने लगा। इस टोली में से एक बड़े शरीर और सख्त शक्ल वाले आदमी ने सामने अपनी जगह ली और आदित्य के सामने आ गया। आदित्य समझ गया यही विक्रम भाटिया है। उसने हाथ में डंडा लिए आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो आदित्य कपूर, जिसने नमन खुराना को पीटने की हिम्मत की? उसने पहले मुझे उकसाया। आदित्य ने बेबाकी से जवाब दिया। बकवास बंद करो बच्चे, अगर वह तुम्हें मार भी रहा था तो सही होता तुम चुपचाप मार खाते। आदित्य ने नाक सिकोड़ी और बोला, दुनिया में ऐसा कुछ रूल नहीं है। हा, विक्रम भाटिया और उसका पूरा गिरोह हंसने लगा। इस बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? विक्रम खुलकर हंसते हुए बोला। सभी उसके साथ हंसने लगे। इसकी तकलीफ तो आप ही हो मास्टर, अभी पैंट गीली कर देगा यह। उसके पीछे एक आदमी बोला। देखो बच्चे, तुम्हें पीटना तो थोड़ा सा हमारी भी शान के खिलाफ ही है, पर ऐसा हो सकता है तुम बस घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो, हम बस एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, विक्रम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा, कोई सपना देख रहे हो क्या? आदित्य ने सीरियस होते हुए कहा। आदित्य के चेहरे पर खौफ का नामो निशान न देखकर विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ से इशारा किया और एक आदमी आगे आया। तुमने मास्टर की बात को टाला है, अब मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर जीवन भर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा। तभी आदित्य के पीछे से रूबी सामने आकर बोली, तो तुम उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करोगे? CH9 आदित्य जीजू।
रूबी का चेहरा एक बहुत ही प्यारी हल्की सी मुस्कान से सजा हुआ। लेकिन विक्रम की आंखों में यह मुस्कान बहुत डरावनी थी। अरे, यह तो कॉटन कैंडी बहुत अच्छी लग रही है। तुम क्या कहते हो, क्या हमें कुछ मजा नहीं करना चाहिए? आज का तो दिन बन गया, सोचा था एक मुर्गे को पीटने जाएंगे, कभी ख्वाब भी नहीं आया होगा इसके पास से एक अप्सरा हाथ लगेगी। इस समय विक्रम के गैंग में से एक ने अचानक कहा, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदित्य गुस्से से चिल्लाया। हाँ, विक्रम, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? इस बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। खैर, इस बबुआ को बाद में देखेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। एक आदमी ने ललचाई नजर से रूबी को देखा। विक्रम, यह लड़की सच में बहुत खूबसूरत है, चलो कुछ मजा करते हैं। कितना मखमली शरीर है, इसको मसलने के लिए हाथों में खुजली होने लगी है, एक और आदमी बोला। पूरे गैंग ने लालच से रूबी को देखा। आदित्य उनकी बातों से आग बबूला हो रहा था। रूबी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल चुपचाप विक्रम भाटिया को देख रही थी। इस पावरफुल गैंग ने आदित्य को भी काफी तनाव में डाल दिया था। उसने रूबी का हाथ पकड़कर खींचकर उसको फिर से अपने पीछे कर दिया और बोला, तुम लोगों को यहां सिर्फ मुझसे भिड़ने के लिए भेजा है, भूलो मत नमन खुराना को मैंने पीटा था, जो भी मामला है तुम सबका मुझसे है। रूबी के चेहरे पर फिर से मुस्कान खेल गई। भाड़ में जाए नमन खुराना और भाड़ में जाओ तुम, आज तो किसी और तरीके से पूरी तसल्ली करके ही हम सब यहां से जाएंगे। तुम अंदर जाओ, जाकर मेरे और इस कॉटन कैंडी के लिए अपना बेड सजाओ, सबसे पहले इसके साथ मैं मजे करूंगा। एक आदमी यह कहते हुए आदित्य के पीछे खड़ी रूबी की तरफ बढ़ा। आदित्य ने भी उसका सामना करने के लिए खुद को रेडी किया। तभी विक्रम ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह अचानक मुड़ा और अपने ही आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ तुम सब, क्या बकवास कर रहे हो? विक्रम गुस्से में चिल्लाया। सभी आदमी सुन्न पड़ गए, अविश्वास में विक्रम को घूर रहे थे। आखिर विक्रम को क्या हो गया है? वह अचानक अपना आपा क्यों खो बैठा? वह फिर से जानवरों की तरह चिल्लाया, क्या इससे पहले हमने कभी किसी औरत को टारगेट किया है? शायद वह यह बात जानबूझ कर रहा था ताकि पता चल सके उसके गैंग ने पहले कभी किसी महिला को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन विक्रम, हमने पहले कभी नहीं किया तो इसका मतलब यह तो नहीं हम कर नहीं सकते। और फिर ऐसी औरत हमें दिखी भी कब थी? आज। विक्रम ने अपने आदमी की बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बिना कुछ सोचे समझे विक्रम आदित्य की तरफ मुड़ा और घुटने टेक कर बैठ गया। आदित्य हैरान रह गया। उसको विक्रम के ऐसे बिहेव की 1% भी उम्मीद नहीं थी। कुछ ही पल पहले जिस इंसान से निपटने की सोच रहा था वो अब उसके सामने घुटने के बल बैठा था। विक्रम का पूरा गैंग एकदम ठंडा पड़ गया, इससे पहले उन्होंने कभी विक्रम को झुकते हुए नहीं देखा था। रूबी आदित्य की बगल में आकर खड़ी हो गई। सब और पूरी तरह से शांति फैल गई। विक्रम ने धीरे से चेहरा उठाया और आदित्य से बोला, जीजाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे उलझने का सोचना भी नहीं चाहिए था। आदित्य शॉक्ड रह गया। विक्रम ने उसे जीजाजी कहा। आदित्य ऑलमोस्ट स्पीचलेस हो गया, जो कुछ भी हो रहा था उसकी समझ से परे था। रूबी हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोली, तुम्हारे आदमियों में हिम्मत कुछ ज्यादा है। विक्रम के कांपते होठों ने कहा, आप निश्चिंत हो सकती हो, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। रूबी ने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा अपना क्या हाल है? विक्रम का शरीर एक बार में कांप उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और जेब से चाकू निकाल लिया। बिना कुछ बोले उसने उसे अपनी एक टांग में घोंप लिया। मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि आदित्य कपूर आपा आदमी है, कृपया मेरी जान बख्श दो, विक्रम ने दर्द सहते हुए भयभीत चेहरे के साथ कहा। आदित्य को इतना तो साफ समझ आ गया विक्रम की रूबी के स्टेटस के आगे औकात बहुत छोटी है, पर उसने किस आधार पर उसको जीजाजी कहा? रूबी ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और डांटा, गेट लॉस्ट। हाँ, मैं जा रहा हूं। विक्रम ने अपने लगभग जख्मी पैर को घसीटते हुए जमीन से उठने की कोशिश की और रेंगते हुए बाहर चला गया। उसके आदमी सदमे में थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत किए बिना वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। उनकी कार चली गई और यहां का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। आदित्य का चेहरा बहुत सारे सवालों से भरा हुआ था। वह रूबी को घूरता रहा, उसके दिल में भावनाओं का तूफान था। यह मिस रूबी कौन है? विक्रम उससे इतना क्यों डरता है? क्या हुआ? रूबी वापस अपने चंचल व्यवहार में लौट आई। उसने चुपके से आदित्य के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ मुसीबत में कैसे पड़ गए? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ शब्दों में समझाने के लिए बहुत मुश्किल है। ओह, रूबी सोच में खोई हुई लग रही थी। मिस रूबी, आपने फिर से मेरी हेल्प की है, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, आदित्य ने आह भरी। एक पल सोचने के बाद रूबी ने कहा, अच्छा, क्या होगा अगर आप मुझे खाना खिलाए?
क्या यह आपके हिसाब से ठीक है? आदित्य हैरान रह गया और एक पल के लिए वह अवाक रह गया। रूबी ने इतनी बार उसकी मदद की, वह भी एक खाने की मामूली सी कीमत के लिए। क्या यह ठीक नहीं है? जब आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, एमिली टेलर ने पूछना जारी रखा। आदित्य आखिरकार अपने होश में आया। उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा तो है, लेकिन इस वक्त मैं आपके कुछ पका सकता हूं। यह ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती, कहते हुए रूबी मुस्कुराई। आदित्य किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगा। रूबी वहीं बैठी उसका इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ विक्रम भाटिया हॉस्पिटल के बेड में था। उसके गिरोह के मेंबर्स पास खड़े थे। विक्रम, वो औरत कौन थी जिससे तुम इतना डर रहे थे? डर ही नहीं रहे थे उसके पास खड़े बेकार आदमी को अपना जीजाजी तक कह डाला? यह मामला समझ से परे है, एक आदमी शिकायती लहजे में बोला। विक्रम का चेहरा बदसूरत और मुंह कड़वा हो गया। दिमाग में जंग लग गई कुछ ऐसे शब्दों को चूज करने में जिनसे वह रूबी के बारे में कुछ आइडिया दे सके। CH10 थोड़ी थोड़ी नजदीकियां। दूसरी तरफ विक्रम भाटिया हॉस्पिटल के बेड में था। उसके गिरोह के मेंबर्स पास खड़े थे। विक्रम, वो औरत कौन थी जिससे तुम इतना डर रहे थे? डर ही नहीं रहे थे उसके पास खड़े बेकार आदमी को अपना जीजाजी तक कह डाला? यह मामला समझ से परे है, एक आदमी शिकायती लहजे में बोला। विक्रम का चेहरा बदसूरत और मुंह कड़वा हो गया। दिमाग में जंग लग गई कुछ ऐसे शब्दों को चूज करने में जिनसे वह रूबी के बारे में कुछ आइडिया दे सके। विक्रम किसी याद में खो गया। एक बार उसको एक लोन कंपनी की तरफ से कुछ पेमेंट की रिकवरी के लिए अप्रोच किया गया था, पर उसको प्रोवाइड लिए हुए गाड़ी के नंबर में कुछ मिस्टेक थी, जिसकी वजह वह गलती से रूबी वालिया का पीछा करने लगा था और अपने माफिया स्टाइल में रूबी की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करवाया था। नतीजा यह निकला, अगले 2 घंटों में ही विक्रम रूबी वालिया के सामने घुटनों के बल बांधकर बिठाया हुआ था। रूबी की इतनी बड़ी पावर फोर्स देखकर विक्रम की जान हलक में आकर अटक गई थी। वह बार बार रूबी को बहन बहन बोलकर जान बख्श देने की भीख मांग रहा था। विक्रम के बयान और अपनी तहकीकात से रूबी को यह बात क्लियर हो गई थी कि विक्रम उसका पीछा नहीं कर रहा था, गलती से उसके पीछे आया था, तो रूबी ने अपनी अच्छाई का सबूत देते हुए विक्रम को छोड़ दिया था। अगर विक्रम दोषी होता तो उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में काटा जाता। जान बख्श देने के बाद भी उसने रूबी को बहन बोलकर ही धन्यवाद बोला था। इसी वजह से उसने आदित्य को रूबी का बॉयफ्रेंड समझकर जीजाजी बोला था। रूबी ने तब उसको लास्ट टाइम बख्श देने का बोला था। अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसको सीधा वालिया को चुनौती माना जाएगा। विक्रम इस बात को समझाने के लिए सही शब्दों का चयन नहीं कर पाया। वालिया को चुनौती का सोचकर ही उसके मुंह से बस यही निकला, हम मुसीबत में हैं, इस बार बड़ी मुसीबत में है। आदित्य के फ्लैट में आदित्य ने बहुत ही उत्साहित दिल से खाना बनाया। नूडल्स के 2 कटोरे और अचार की एक छोटी डिश बनाई। घर पर केवल नूडल्स हैं, मुझे आशा है कि आप न नहीं करेंगे, कहते हुए आदित्य नूडल्स रूबी के पास ले आया। रूबी ने गहरी सांस ली, फिर उत्साहित होकर बोली, वाह, इसकी खुशबू कमाल की है। आदित्य ने कुछ शर्मिंदा महसूस किया। आहूजा फैमिली के लिए 1 साल तक घर जमाई रहने वाले पति होने के नाते उनकी कुकिंग स्किल प्रभावशाली थी। रूबी ने नूडल्स का बाउल बड़ी संतुष्टि के साथ खत्म किया। उसने अपना मुंह पोंछा और आदित्य को एक बड़ा थम्स अप दिखाते हुए कहा, आप तो बहुत बढ़िया कुक हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा खाना बनाओगे। आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक आदमी जो खाना बना सकता है उसका क्या मतलब है? अगर वह पैसा नहीं कमा सकता तो वह अभी भी बेकार का कचरा है। ये शब्द वही शब्द थे जो किंजल ने अक्सर फैमिली गैदरिंग के मौकों पर बहुत बार कहे थे। कौन कहता है? रूबी ने आदित्य को बहुत ही अपसेट होते हुए टेढ़ी नजर से देखा। पैसा कमाना कभी भी किसी व्यक्ति को आंकने का मानक नहीं होता, रूबी ने गंभीरता से कहा। आदित्य दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी है जो उसे इस तरह से भी एप्रिशिएट कर सकता है। नहीं, उसे यकीन हो रहा था कि दुनिया में रूबी जैसी कोई और लड़की भी है। किंजल और रूबी दोनों के बीच का यह अंतर आदित्य को कुछ हद तक मदहोश कर रहा था। आप वाकई एक नेक दिल लड़की हो मिस रूबी, आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से चिल्लाया। आप भी पूरी दुनिया में सबसे अलग हो, रूबी मुस्कुराई। इतना कहते ही अगले पल उसका स्वर बदल गया। उसने अपने खाली बाउल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे एक और बाउल मिल सकता है प्लीज? एक्चुअली भूख बहुत लगी है। आदित्य चौंक गया और जल्दी से सिर हिलाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसे अभी बनाकर लाता हूं। उस रात रूबी ने पूरी तरह सेटिस्फाई होकर जाने से पहले नूडल्स के 3 पूरे बाउल खाए। बाहर उसकी गाड़ी पहुंच चुकी थी। आदित्य उसको बाहर तक छोड़ने आया। अब आगे से सिर्फ यही सोचकर कम राशन मत खरीदना कि आप अकेले ही हो, मैं कभी भी यहां आ सकती हूं। रूबी ने चंचलता से आदित्य को छेड़ा, जिससे आदित्य का दिल धक सा रह गया। वह बस मुस्कुरा दिया। उसको बाय बोलकर रूबी आगे बढ़ी तो आदित्य का दिल धड़का।
वह एक टक रूबी को देखने लगा, उसे कार में बैठते और जाते हुए देखा। रूबी के जाने के बाद भी आदित्य उसी ओर देखता रहा जहां वह गायब हो गई थी। उसके दिल में एक अलग सी भावना थी जिसका उसको इससे पहले एहसास नहीं हुआ था। मुझे उससे प्यार हो गया होगा, आदित्य ने चुपचाप खड़े हुए अपने मन में सोचा। लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर जोर से हिलाया। एक तलाकशुदा आदमी रूबी जैसी लड़की के लिए परफेक्ट कैसे हो सकता है? कार में रूबी ने सेक्रेटरी से काम की रिपोर्ट मांगी। मिस, इनविटेशन तैयार हो गए हैं और उन्हें कल फॉर्मल रूप से भेजा जाएगा, सेक्रेटरी ने कहा। रूबी ने सिर हिलाया और अचानक कहा, कल अच्छी क्वालिटी वाली जड़ी बूटियों का एक बैच खरीदो और उन्हें आदित्य को भेजो। यह सुनकर सेक्रेटरी का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। मिस्ट्रेस, मुझे पता है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तो चुप रहो, रूबी ने ठंडे स्वर में सेक्रेटरी को टोका। एक कड़वी मुस्कान के साथ सेक्रेटरी को साइलेंट ही रहना पड़ गया। बस याद रखो, अच्छी क्वालिटी की पुरानी जड़ी बूटियां खरीदो। जितनी पुरानी उतनी अच्छी, रूबी ने याद दिलाया। ओके मिस्ट्रेस, कहते हुए सेक्रेटरी ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य जैसा हारने वाला रूबी का फेवर कैसे जीत सकता है। रूबी चुपचाप बाहर की गहरी रात में बिल्डिंग्स की लाइट्स को देखते हुए आदित्य के ख्यालों में खो गई। वह अपने आप को आदित्य के बहुत करीब इमेजिन करने लगी। इतना करीब जितना कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब नहीं हो सकता। उसके मुंह से बरबसी निकला, मिसेज रूबी आदित्य कपूर। इस ख्याल से उसको गुदगुदी हुई और उसको अनजानी सी बेचैनी हुई। वह अकेली ही मुस्कुराने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स।